हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंग्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल मैथ का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हमारे नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो किस टाइप के आते हैं और उसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो बिना समय को गवाए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है इसमें कुल 10 डिजिट काम में आती है, 0 to 9 तक। 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो आपकी टोटल डिजिट कितनी होगी? 10 हो गई। तो इनमें आपको इसमें आपके सामने दो वर्ड आएंगे। एक तो होता है कि वास्तविक मान, एक होता है स्थानीय मान, ठीक है। तो वास्तविक मान और स्थानीय मान में क्या डिफरेंस होता है ये हम पढ़ेंगे। तो इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि कोई एक डिजिट है, एक नंबर है आपके पास 216। ये कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये 2 है, तो 2 का वास्तविक मान कितना है? 2 का वास्तविक मान तो 2 ही दिख रहा है आपको। जबकि स्थानीय मान कितना है? तो 216 है। इसके आगे क्या है? ये इकाई पर ये है दहाई और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा का मीनिंग क्या होता है? 100 होता है। तो इसका वास्तविक मान 2 इंटू ये कौन सी जगह पर आ रहा है? सैकड़ा मतलब 100 पर आ रहा है। तो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। ये हो गया इसका स्थानीय मान, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि वास्तविक मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं में आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये तो एक हो गई। अब सेकंड पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है कि ये नेचुरल नंबर ही होती हैं लेकिन इनमें जीरो इंक्लूड होता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि नेचुरल में इसको कैपिटल एन से लिखते हैं और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। ये दोनों सेम ही होती हैं। इतना ही है कि होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है और इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा इंटीजर्स या पूर्णांक। तो पूर्णांकों में क्या होता है कि इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है और सारे नेचुरल भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। मतलब माइनस वाले भी सभी पूर्णांक संख्याएं होती है और प्लस वाली भी होती है और इनमें जीरो इंक्लूड होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इन्हीं में क्या होता है कि धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में +1 2 3 आगे, इसको नेचुरल भी बोल सकते हैं। और जो ऋण पूर्णांक है इसमें माइनस वाले आगे, इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें भी वही सारे हो गए, -1 -2 -3, सारे यही हो गए। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि परिमेय संख्याओं की एक डेफिनेशन आती है कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर होते हैं या फिर पूर्णांक होते हैं। और Q के लिए एक कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 है तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया P और ये हो गया Q। तो P और Q दोनों नेचुरल है। जैसे कि ये -4 है तो -4/1, या इसको भी -4/1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों P और Q दोनों नेचुरल है, सॉरी इंटीजर है। जैसे 2/3 है, इसमें भी 2 और 3 इंटीजर है। जैसे 0 है तो 0/1, ये इसमें क्या है कि 0 और 1 दोनों इंटीजर है और 1 जो नीचे वो क्यों है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम 1/0 लें तो इसमें क्या है, ये P/Q है, दोनों पूर्णांक तो हैं लेकिन इसका क्यों 0 आ रहा है, तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही हो गई जो परिमेय नहीं है, तो आपको ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि बात क्या है, आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब साथ में मिला देते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है।
तो मतलब परिमेय प्लस परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू रियल नंबर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम हो गई, और जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो विषम हो गई। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा ही है। जैसे कि 2 4 6 8 है, ये तो सम संख्याएं हो गई, और 1 3 5 7 है, ये विषम संख्याएं हो गई। अब हम पढ़ेंगे रूट संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, जिसमें जैसे कि कोई भी एक नंबर है उसमें 1 और खुद के अलावा जो संख्या खुद है उन दोनों के अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या है। और अगर इन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है, मिनिमम एक संख्या ऐसी होनी चाहिए इन दोनों के अलावा, एक तो खुद हो गई और एक एक, इनके अलावा अगर एक भी संख्या ऐसी है जिसका भाग उस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है तो वो भाज्य संख्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। एक आपको 2 का स्पेशली याद रखना है कि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यह मोस्ट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि 2 भाज्य अभाज्य, इसमें हमारा डाउट होता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो ये हो गया आपका कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी और भाज्य संख्या कौन सी होगी। अब हम एग्जाम्पल करेंगे इनका। -4 से अगली संख्या क्या होगी? तो आपको याद रखना है कि एक आपके होती है कि जो वास्तविक संख्या रेखा होती है, आपको वो याद रखनी है। तो वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? वो एज इट इज एक होल नंबर जैसी होती है, जैसे कि -5, -4, -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे होती है। तो -4 से अगली संख्या क्या होगी आपके हिसाब से? वैसे तो आप ये करोगे, लेकिन क्योंकि 4 है तो 5 हो गया, माइनस का माइनस लगा जाए तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं याद रखना है। जो वास्तविक संख्या रेखा होती है वो ऐसी होती है। तो इसमें आपको -4 के अगली वाली संख्या कौन सी आ रही है? -3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? -3 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो भाज्यता का नियम में हम पहले पढ़ेंगे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, और भागफल क्या होता है, और शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो इन सब में हम पहले पढ़ेंगे भाज्य क्या होता है। तो भाज्य वह होता है, वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे कि आप 5 में 2 का भाग दे रहे हो, 5/2, तो वह संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग दिया जाता है। तो यहाँ 5 तो क्या होगी, भाज्य कितना हो गया? 5, क्योंकि 5 में भाग दिया जा रहा है। डिविजर क्या है? डिविजर क्या होता है? वह संख्या जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। तो हम किस से भाग दे रहे हैं? हम 2 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया? भाजक हो गया। मतलब 5 में भाग दे रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं। भागफल, अब देखो आप 5 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार भाग जाएगा, 4 आएगा, और शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये 2 क्या हो गया? ये यहाँ पर ये आपका हो गया भागफल, 2 ही ये भागफल हो गया। अब शेषफल क्या हो गया? शेषफल आपके पास हो गया 1। तो ये तो यहाँ पर 2 2 सेम आ गया। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कि 7 है, 7 में हम भाग दे रहे हैं 2 का, तो 3 बार जाएगा और शेषफल रहेगा 1। तो इसमें ये भाज्य हो गया 7, भाजक हो गया 2, और आपका भागफल हो गया 3, और शेषफल हो गया 1। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ये तो आपका भाजकता का नियम हो गया। अब भाजकता में नियम आपको याद रखना है, जैसे कि हमने 7 में 7 में हमने भाग दिया था 2 का, और 3 बार गया था, और आपके पास शेषफल रहा था 1। तो आपको ये याद रखना कि भाज्य बराबर, तो हमारा यहाँ पर भाज्य कितना था? भाज्य था हमारा 7 बराबर भागफल, भाजक गुणा भागफल। भाजक कितना है हमारे पास? भाजक है 2, और गुणा भागफल कितना है? 3, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है? 1।
तो आप जैसे ये 2 × 3 के कितना होता है 6, 6 में आप 1 प्लस करोगे तो 7 आता है। तो यहाँ से कितना आ रहा है 7 बराबर 7। तो ये एक फॉर्मूला होता है भाजकता का नियम। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल देखिए, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे एग्जाम्पल्स में जो एग्जाम्पल के एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप कैसे सोल्व करोगे। तो इनको सोल्व करने के लिए आपको एक पहले बात बता दूं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। इसमें हमको क्या पूछा हुआ है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ठीक है, तो एक बात आप याद रखो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपको कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए तो बाद वाली कंडीशन आपको बाद में लगानी है। पहले जो छोटी संख्या पूछ ली जाए 5 अंकों की है, तो 5 में से आप 1 कम कर दो, कितना हुआ 4। तो आप 4 तो 0 लगा दो, 2 3 और ये 4 0 लगा दिया। ठीक है, और 1 बचा 5 अंकों की, तो आपने 1 1 लगा दिया। अगर यहीं पर ही आपको पूछ ले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी है तो आपको 5 9 9 लगा देना है, 2 3 4 और 5। ये तो हो गई बड़ी और ये होगी सबसे छोटी। तो ठीक है, हमको सबसे छोटी पूछी हुई थी, तो हमने क्या लिख लिया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 10,000। अब हमको पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभाजित हो। तो अब हम एक काम करेंगे, इसमें 476 का भाग दे देंगे, और भाग देने के दौरान हमको ये क्या हुआ 4 सेंसफल मिला। 4 सेंसफल मिला तो हम एक काम करेंगे कि या तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिख देंगे 476 × 21 + 4 बराबर ये हो गया 10,000। ठीक है, तो अब हमको क्या हुआ कि हमको पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप एक काम करो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछिए। तो अगर इनमें से आप 4 जोड़ रहे हो, इसका मीनिंग आपको इसमें 4 कम करोगे तो इसमें 476 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन आप अगर 10,000 में से 1 भी कम कर देते हो तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो आपको 5 अंकों की संख्या बनानी, तो आप 476 × 22 करो, क्योंकि ये 21 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको एक ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, और उसका भाग भी उसमें 476 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो आप जैसे ही 476 × 22 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपको ये रहा, कितना आ रहा है 10,472। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बाध्यता की जांच। बाध्यता की जांच में आपको ये पढ़ना है कि कोई भी संख्या है उसमें किस किस संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये आपको जांच करना है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि 2 में बाध्यता की जांच। तो 2 से जांच करने के लिए कैसे जांच करेंगे, तो इसके लिए नियम होता है कि कोई भी दी गई संख्या है उसकी इकाई का स्थान या तो 0 या फिर सम संख्या है, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 12 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है 2 है। 2 क्या है 2 सम संख्या है, और 540 है, 540 में 0 है, ये 0 भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 3 के लिए। तो 3 के लिए नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या है, जैसे कि ये आपकी 1 2 3 123 हो गई, आपकी 3 4 5 हो गई, इसके सभी डिजिट्स का सम करेंगे, और उस सम में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कितना है 465 है, तो 465 में 4 + 6 + 5 कितना हो गया 15 हो गया। 15 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मीनिंग इस 465 में 3 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 4 के लिए। 4 के लिए क्या रूल होता है कि कोई भी संख्या है उसकी लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि यहाँ पर ये क्या 1536 है, इसमें लास्ट 2 डिजिट कितनी है 36 है। अगर इन 2 डिजिट्स में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो आपकी पूरी जो नंबर है या पूरी कोई संख्या है उसमें भी आपका 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। 5 अब आता है नेक्स्ट 5 के लिए। तो 5 के लिए नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी डिजिट है उसका जो इकाई का अंक है
या तो 5 और या आपका 0, इन दोनों में से कोई है तो आपका 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब नेक्स्ट आता है 6 के लिए। 6 के लिए आपको 2 रूल लगाने होंगे, एक तो 2 का रूल और एक 3 का रूल। 2 का और 3 का मीनिंग क्या है कि उस संख्या में 2 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए और 3 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आप पूछोगे कि 7 के लिए कहाँ गया, तो 7 के लिए कोई भी रूल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है 8 के लिए। तो 8 के लिए क्या रूल है कि 8 के लिए आपका ये रूल है कि जो भी आपको नंबर दी हुई है उसकी जो लास्ट 3 डिजिट होती है, 3 डिजिट्स में आपको 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है ये 2,57,192, तो इसमें आपको 192 है लास्ट की 3 डिजिट, इनमें आपको 8 का भाग देना है। अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो आपकी पूरी डिजिट में भी, पूरी नंबर में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये 8 तक हो गए। अब हम पढ़ेंगे 9 के लिए। तो 9 के लिए क्या रूल होता है कि 9 के लिए रूल होता है कि जो भी अंकों का योग होता है, टोटल जो 3 के जैसा ही रूल है इसके लिए भी, आपको जो भी संख्या दी हुई है उसमें पूछा हुआ है कि इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जितनी भी डिजिट है आपको सभी डिजिट्स का सम करना है। अगर उसमें 9 का भाग बराबर जा रहा है पूरा पूरा, वो 9 से पूर्णतया डिवाइडेड है या पूर्णतया विभाजित है, तो उस पूरी नंबर में भी आपको आपका 9 का भाग जाएगा। तो ये 9 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट आता है 11 के लिए। आपको ये थोड़ा स्पेशली याद रखना पड़ेगा। 11 में क्या होता है कि कोई भी डिजिट है, जैसे कि आपकी ये होगी 712 7362। अब इसमें क्या होता है कि सम स्थानों, जो सम स्थान पर अंक है उनका योग और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग, इन दोनों का जो अंतर होता है, अगर वो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये हो गई 7127362 है। इसमें जो सम संख्या पर क्या हो गया, ये हो गया 1 7 और 6। 1 7 और 6 का जो सम कितना हो गया 14, ये हो गया सम पर। अब विषम पर देखते हैं, तो विषम पर क्या हो गया 7 2 3 2। तो ये हो गया 7 2 3 और 2, इन चारों का एड कितना हो गया 14। तो ये 14 माइनस ये 14 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 में 11 का भाग 0 बार जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये 11 से विभाजित है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5 4 3 2 स्टार और 7, यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है, हमको ये निकालनी है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि ये 9 से डिविजिबल है, तो इसको स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको कोई एक्स मान लेंगे। क्या है, ये एक्स है। ठीक है, तो 9 के लिए क्या रूल था हमारा, 9 के लिए रूल था कि जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम है, उसमें आपका 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि इस संख्या में 9 का भाग जाएगा, इसका मीनिंग इसका जो सारा ऐड होगा उसमें भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो पूरा ऐड करते हैं, 5 और 4 कितना हो गया 9, 3 और 2 कितना हो गया। तो एक काम करो, जैसे कि 5 और 4 9, 9 9 10 11 12 13 14, 14 और 7 कितने होते हैं 21 होते हैं। 21 प्लस एक्स, तो 21 प्लस एक्स, ये आपका पूरा क्या हो गया ऐड हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 21 प्लस एक्स इसका ऐड है, तो 21 से के बाद में, 21 के बाद में अगर ये, क्योंकि ये स्टार है तो ये स्टार नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो स्टार मैक्सिमम कितना होता है 9 हो सकता है। सपोज करो मैंने 9 मान लिया, तो यहाँ पर हमारा जो ऐड कितना आया था 21 प्लस स्टार आया था। तो आप एक बार 21 प्लस 9 करो। आप जैसे ही आप 21 प्लस 9 करोगे, एक सेकेंड में मिस्टेक आ रही है, 21 प्लस 9 करोगे तो ये आपका आएगा कितना आएगा 21 प्लस 9 30 आएगा। तो ये तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 30 में तो भाग जा नहीं रहा है। और मिनिमम कितना आता है 21 आता है। 21 प्लस 0, अगर ये 0 हो तो ये आता है 21। तो आपका 21 और 30 दोनों में ही 9 का भाग नहीं जा रहा है। तो 21 और 30 के बीच में ऐसी कोई डिजिट है कि जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वो मेरे ख्याल से एक ही होगी 27। तो 21 में कितना ऐड करेंगे कि 27 आ जाए, तो मेरे ख्याल से आप निकाल के ये बता दोगे कि 21 में से आपको 6 ऐड करने हैं कि वहाँ से आपको 27 मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर स्टार की जगह 6 आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम। यहाँ पर ये सेम ही है, स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है, तो आप स्टार का मान निकालो। तो हमको
मैंने आपको बताया था कि 11 से विभाजित होने के लिए एक रूल बताया था। वो आपका रूल है कि जो सम स्थान पर संख्या हैं उनका और विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे और उसको 11 से में उसका 11 में भाग देंगे, तो वहाँ से आपको निकल जाएगा। ये आपको करना है एक बार। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, घातीय रूप की संख्याओं में इकाइकांक निकालना। जैसे कि आपको ये दे दिया है कि 2 की पावर ये 1151 है, तो इसका इकाइकांक कितना होगा निकालिए, आपको ये निकालना। ठीक है, तो आपको एक काम करना है कि यदि संख्या के इकाइकांक 0, 1, 5 और 6 है, ये आपको 4 मेनली याद रखने हैं कि यदि कोई भी नंबर है उसमें इकाई का अंक 0, 1 और 5 और 6 है, तो उसकी कितनी भी पावर कर दो, उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, मतलब नो चेंज होगा इन 4 में। ठीक है, तो ये आपको 4 मेनली याद रखने हैं, 0, 1 और 5, 6। इन 4 की कितनी भी पावर कर दो, आपका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनके अलावा जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8 और 9, तब क्या करेंगे। इनमें करने के लिए, इनमें आपको इकाइकांक ज्ञात करने के लिए काम करना होगा। इनकी जो भी पावर होती है, जैसे कि हमने बोल दिया कि 2 की पावर ये हो गया आपके पास 1151 है, तो इनमें जो पावर क्या है 1151, इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना होगा। और जो जितनी बार डिवाइड हो गया उसको तो छोड़ दो, जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, जैसे कि जो आपका शेषफल बच रहा है, उसकी ही आपको ओनली पावर निकालनी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये हो गया 572 की पावर 443, तो इसमें आपको एक काम करना है कि 443 है, तो 443 में आप 443 डिवाइडेड बाई 4, इसका आप जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा जैसे कि 1, 1 और आपका 3 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो आपको 572 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 572 इंटू 572 इंटू 572, तो आपको ये काम करना है कि ये 2 है लास्ट में। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। आपको ये सीधा ही निकाल सकते हो, जैसे कि आपका तीन तीन रिमाइंडर आ रहा है और ये 572 है, आपका ये कितना है 572 की पावर 3, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक सेम ही होगा। ठीक है, इसका और इसका सेम होगा। और इसके लिए भी आपको याद रखना है कि इसका इकाई का अंक 2 है ना, तो 2 की पावर 3 होगा ना, इसका और इसका इकाई का अंक भी सेम होगा। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या आता है 8 आता है, तो ये 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाएंगे, जैसे कि ये आ गया सॉल्यूशन है ये इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जैसे कि जो भी नंबर होते हैं उनमें, मतलब जैसे कि 2-3 बड़े बड़े नंबर है, या हमने 3, 4, 5, 6 कितने भी नंबर हो गए, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आ गए और पूछ लिया कि इनमें जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उनका इकाई का अंक लेकर आप पूर्ण करते रहो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 729 इंटू 63 इंटू 2। अब इसमें पूछ लिया कि इकाई का अंक क्या है, जैसे कि ये तो 3 ही है, अगर 10-15 आ गए तो आप क्या करोगे, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि ये 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, इसका इकाई का अंक 3 है, 2 इंटू 3 हो गया 6, और 6 इंटू 9 कितना हो गया 54, और 54 का इकाई का अंक क्या होता है 4 होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया 4। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि 9 इंटू 3 कितना होता है 27, और 27 का इकाई का अंक क्या होता है 7, 7 इंटू 2 कितना होता है 14, 14 का इकाई का अंक क्या होता है 4, तो वहाँ से भी 4 आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चाहेंगे कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है, जैसे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे कि आपकी होती है 1, 2, 3, 4, ये आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, ये तो पूरी प्राकृतिक संख्या है। आपको बोला गया कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो विषम के लिए क्या होता है 1, 1, 3, 5, ये आपकी विषम हो गई। तो आपकी विषम संख्या क्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, ये आपकी
n, प्रथम n है, मतलब कि n तक नहीं है, n विषम संख्या है, तो n विषम संख्या कौन सी होगी, जैसे कि ये दूसरी है तो दूसरी क्या होगी 2 × 2 - 1, ये तीसरी है तो 2 × 3 - 1, तो ये n भी है तो 2n - 1 होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये 1 3 से लेकर इन सभी का एडिशन कितना होता है n² होता है। जैसे कि ये 1 प्लस, इसको प्रूव करने के लिए हम आपको बता देंगे कि जैसे कि यहाँ पर ये है तो 1 है तो इसको तो 1² बोल दिया। जैसे कि 1 + 3 है, ये होता है 4, 4 को लिख दिया 2²। 1 + 3 + 5 है, ये हो गया 9, 9 को लिख देंगे 3²। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये से डैश डैश n तक, इनका योग होता है n+1/2। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही काम आएंगे आपके ये आगे। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे थे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि n सम प्राकृत संख्याओं का योग, n सम हो गई, मतलब ये 2 4 6 8 डैश 2n, n भी ये होगी तो पहले क्या है 2 × 1, दूसरी 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2, तो ये n × 2 2n हो गई। ठीक है, इन सभी का योग क्या आ रहा है n+1 आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये भी आपको याद रखना है, ये होता है n, इसका मीनिंग क्या है कि 1² + 2² + 3² ये है। ठीक है, डिस n² तक, तो इनका ऐड कितना होता है n+1 × 2n+1/6 होता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट और लास्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जैसे कि 1³ + का 2³ + डैश डैश प्लस का n³, ये होता है आपका जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे कि n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको 4 से 5 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। संख्या 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि विषम संख्या है, पहले बात तो 1 से 40 है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो मतलब कि ये प्राकृत हो गई, प्लस विषम भी है, तो प्राकृत और विषम 40 तक पूछा है, तो 40 तक कितनी प्राकृत संख्याएं होगी, मेरे ख्याल से जितनी सम होती है उतनी विषम होती है, क्योंकि अल्टरनेट होता है ये सम ये विषम ये सम ये विषम, तो 1 से 40 तक 20 संख्याएं होगी, और 20 संख्याएं हैं मतलब 20 संख्याएं, तो प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 20 का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n² होता है, तो यहाँ पर 20 है तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या है सीधी, जैसे कि 1 2 3 4 इन सभी का योग है, तो इनका योग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने n+1/2, तो ये क्या हो गया 25, 25 + 1/2, तो 25 × 26/2, तो ये आपका ये क्या हो गया 325। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, तो उसमें क्या पूछा है कि प्रथम 17 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो वो क्या होता है सीधा ही डबल होता है, जैसे कि प्रथम 17 है तो 2 4 6 8 10 ये हो गई 17 तक, 17 है तो 2 से लेकर 4 34 तक। ठीक है, क्योंकि 17 है संख्या है, तो इनका योग क्या होता है n+1 होता है, तो 17 है तो n तो हो गया 17, 17 × 18, 17 × 18 306, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम 9 16 25 36 100, इसका मीनिंग क्या है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस 16 को 4 का स्क्वायर, वैसे ही डैश 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 इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, तो ये क्या है 3 4 5 6, एक काम करते हैं कि ये न तो कोई प्राकृत संख्या है, मतलब स्पेशली ये कोई सी भी संख्या है नहीं, तो इसको एक काम करते हैं कि हम एक बार प्राकृत बना लेते हैं। ठीक है,
तो बाद में क्या करेंगे, इनमें से 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर निकाल देंगे माइनस। तो एक काम करते हैं, हम 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या होती है उनका स्क्वायर निकाल के जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो n तो क्या है 10, यहाँ पर तो कितना है 10 इंटू 10+1 कितना हो गया 11 इंटू 2n+1 कितना हो गया 21/6, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ रहा है, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 5 हो गया पूरा। तो -5 कर लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 आया, यहाँ पर 5 आया। इसको 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, इसको 7 आया, ठीक है। तो 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 11 कितना हो गया 35, 35 कितना होता है 5 5 3 8, और ये आपका 385 होता है, ठीक है। तो आपको 385 में से 5 निकालना है, तो 385 में से 5 निकाले तो आ गया आपका 380। ये आपको आ गया राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 10 क्यूब तक। इनमें ये क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है। तो घनों का योग के लिए आपको फॉर्मूला बताया था n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला लगा लोगे। नेक्स्ट आते हैं हम n अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याएं। तो ये तो आपको बताया था कि आपको जैसे कि 5 अंकों की चाहिए, तो 5 में से आपको एक कम करना है। अगर आपको न्यूनतम संख्या चाहिए 5 अंकों की, तो न्यूनतम चाहिए तो जितनी संख्याओं जितने अंकों की आपको पूछा जा रहा है उनमें से एक अंक कम करके आपको तो 0 लगा देना है और पीछे 1 लगा देना है, ठीक है। ये तो हो गई न्यूनतम। अगर आपको पूछा जाए अधिकतम, अधिकतम क्या करना है, जितने संख्याओं की है आपको उतने ही 9 लिखना है, ठीक है। जैसे कि 5 के तो 5 बार 9 लिख दिए, 10 के तो 10 बार 9 लिख दिए, ठीक है। अब आते हैं हम, जैसे कि ये हो गई 97 से विभाजित 4 अंकों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम 4 अंकों की कौन सी संख्या है, ये पहले आप वो डिसाइड कर लो। तो 4 अंकों की है 9 9 9 और 9। तो इसको आप एक काम करो, 97 से डिवाइड करो। तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे, तो 97 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 103 इंटू 97 प्लस 8 होगा। इसका मीनिंग आपका 8 सेंसिबल बच रहा है। अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो इसमें 97 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 97 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसमें 97 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आपको ये मिल जाएगा, जितना सेंसिबल आ रहा है उसको माइनस कर दो। और अगर आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ लेता, तो यहाँ पर तो आप लिखते कितना 10,000, 10 क्या सॉरी 1000 ही लिखते आप, ठीक है, क्योंकि 4 अंकों की हो गई, 1000 ले लेते। अगर फिर इसमें आपको जो भी सेंसिबल बचता उसको 97 में से घट निकाल के फिर वो उसमें 1000 में जोड़ते, क्योंकि उसमें उल्टा हो जाता है। अगर वो माइनस कर लेते तो 1000 में से अगर आप एक भी माइनस कर लोगे तो वो आपको 3 अंकों की मिल जाएगी, 4 अंकों की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो ये हम सोल्व करते हैं।